हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 147 से 146 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक विभज्योतक होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो उत्तक होता है वो कौन होता है? तो वो विभज्योतक होता है। ठीक है, यह आपका सही है। और प्रकाशिकीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, प्रकाशिकीय अभिक्रिया जो है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। इसमें ऐसा नहीं कि आवश्यकता इसका नहीं होता है। प्रकाशिकीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा जल का क्या होता है? विघटन होता है। ठीक है, देखिए, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो सामान्यतः हील रिएक्शन भी कहते हैं उसको। ठीक है, और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड पर होती है। ये तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, उभयचर व सरीसृप जीव, मछली। उपयुक्त में से किस जीवों के में 4 कक्षीय हृदय होता है? देखिए, मगरमच्छ में कितने कक्षीय हृदय होता है? तो इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर व सरीसृप जीव, इसमें जो है कि 3 कक्षीय हृदय होता है। और मछली, इसमें आपका कितना होता है? तो 2 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पे 4 कक्षीय हृदय किस में होता है? तो ये होता है केवल मगरमच्छ में। तो ये हो जाएगा केवल एक, सी ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नदियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका उद्गम स्थल दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें काली नदी की, ठीक है, तो ये काली नदी जो है कि कर्नाटका के बेलगांव से इसका उद्गम स्थल है। शरावती नदी, इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के शिमोगा जिले से है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से है। और बैताड़ी नदी, इसका उद्गम स्थल जो है कि उड़ीसा के क्योझर पहाड़ियों से है। इसमें हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नगद रूप से राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए, अगर हम बात करें शिवाजी की राजस्व व्यवस्था का, तो जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था था वो जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसमें क्या होता है? किसान या रैयत का सीधा संपर्क किससे होता था? तो राजा से होता था। बीच में कोई भी नहीं रहता था। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें पैमाइश के लिए, तो पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पे इसमें लकड़ी या डंडा का प्रयोग होता था, जिसको क्या कहा जाता था? काठी कहा जाता था। ठीक है, तो काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। सही है। जो उपज का 30% था वो राज्य का राजस्व होता था। ठीक है, कृषक पैदावार या नकद रूप से राजस्व चुका सकता था। देखिए, शिवाजी का लगान जो है कि नगद या अन्य दोनों रूपों में लेते थे वो। तो कृषक पैदावार या फिर नगद रूप से राजस्व चुका सकता था, मतलब किसी भी रूप में चुका सकता था। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया आपको कि जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि किसान या रैवत का सीधा संपर्क किससे था? राजा से था। इसमें कोई जमींदार वगैरह कोई भी राजस्व वसूली के लिए नहीं था। यह आपका गलत है, तो यह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उपाधियों एवं वास्तविक नाम का गलत युग्म बताइए। लंपट मूर्ख, जहादर शाह, दुर्रे दुर्रानी,
अहमद शाह अब्दाली, रंगीला, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, रफ़ी उद्दौला। उपाधियों के बारे में बात की जा रहा है और उनका वास्तविक नाम के बारे में इसमें गलत युग्म बताया। देखिए वास्तविक नाम जहादर शाह, इसका लंपट मूर्ख था, ठीक है, इसकी उपाधि मिली थी। दुर्रे दुर्रानी, यह जो कि अहमद शाह अब्दाली का ये उपाधि मिली थी। रंगीला, रंगीला की उपाधि जो है कि मोहम्मद शाह को मिला था। और शाह आलम द्वितीय को किसकी उपाधि मिली थी? रफ़ी उद्दौला की नहीं मिली थी, इसको जो है कि अली गौहर के नाम से जाना जाता था। शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो अली गौहर के नाम से जाना जाता था। यह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म में लंगर की शुरुआत तीसरे गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना हेतु मुगल शासक जहांगीर ने भूमि प्रदान किया था। देखिए सिख धर्म में जो लंगर था इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लंगर प्रथा जो है कि सिख परंपरा की एक अद्भुत प्रथा है और ये सर्वप्रथम सिख धर्म में 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत किया था, न कि रामदास ने। ठीक है, तो लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। यह आपका गलत है। अमृतसर की स्थापना हेतु मुगल शासक जहांगीर ने भूमि प्रदान की थी। देखिए अमृतसर की स्थापना के लिए मुगल शासक जहांगीर ने नहीं भूमि प्रदान किया था। किसने भूमि प्रदान किया था? तो मुगल शासक अकबर ने प्रदान किया था। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें क्या हो जाएगा कि न तो एक न ही दो, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है। उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उनमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए लेटेराइट मिट्टी, इसके संबंध में बात किया जाता है तो लेटेराइट मिट्टियों में अपक्षालन काफी अधिक होता है। ठीक है, और इनके काफी अधिक होने के कारण होता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों की भी कमी होती है और यहाँ लिखा गया कि इसमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसमें जो है कि नाइट्रोजन, फास्फेट और अन्य पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है और यहाँ लिखा गया फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हो जाएगा आपका गलत। और इसका निर्माण जो है कि स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है, मैंने बता ही दिया। और वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्यूमिनियम युक्त चट्टानों से ये अपघटित होती है। तो ये सब सारे सही है। गलत कौन सा है? तो ये आपका डी ऑप्शन है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 झ में किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए अगर हम बात करें पंचायतों के लिए, ठीक है, पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है, ये आपका राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य के लिए बात की जा रही है। ठीक है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान का जो अनुच्छेद है 243 का झ इसमें किया गया है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? एलईडी बल्बों का वितरण से, निर्धन परिवार के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन से, अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं की छात्रवृत्ति से, निर्धन परिवार को कन्या के जन्म पर दी जाने वाली सरकारी सहायता से। बात की जा रही है उज्ज्वला योजना के बारे में। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको एलपीजी गैस कनेक्शन देने के संबंध में ये उज्ज्वला योजना है। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, ठीक है, तो ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1 मई 2016 में किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई उज्ज्वला योजना की? तो इसकी शुरुआत जो है कि बलिया जिले से की गई। ठीक है, आप लोग एलपीजी गैस का फुल फॉर्म बताइए और एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी रहती है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। रेडक्लिफ समिति भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम वैटिक द्वारा जुलाई 1947 में किया गया था। बात की जा रही है रेडक्लिफ समिति के बारे में। ठीक है, जो रेडक्लिफ समिति है ये जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम वैटिक द्वारा जुलाई 1947 में किया गया। देखिए, रेडक्लिफ की नियुक्ति जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है कि जुलाई 1947 में किया गया था, न कि लॉर्ड विलियम वैटिक के द्वारा। ठीक है, देखिए ये रेडक्लिफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ थे। इसमें दो और सदस्य थे, 2 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 2 सदस्य जो है कि मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किससे होता है? तो रेडक्लिफ रेखा से होता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। यहां पे हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। ओस का निर्माण तभी होता है जब आकाश साफ हो, हवा शांत हो और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो। सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसमें से सही कथन बताना है आपको। देखिए, ओस का निर्माण कब होता है? जब आकाश साफ रहता है और हवा शांत होती हो और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होता है, तो तब जाकर के ओस का निर्माण होता है। ठीक है, और सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय विकिरण पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख क्या है? स्रोत है। यह भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल थे उनको सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां भी प्रदान कर दी गई 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए इसके द्वारा जो है कि कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये सब सारी चीजें 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुई। तो इसमें दोनों सही है आपका, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। गलत युग्म बताइए। टोंस नदी का उद्गम मैहर के निकट तमसा कुंड से, केन नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से, बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से, राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकमकोट स्थान से। देखिए इसमें पूछा जा रहा है गलत युग्म। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से है? टोंस नदी का उद्गम है मैहर के निकट तमसा कुंड से। केन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है। नहीं, भोपाल के दक्षिण पश्चिम से नहीं है। केन नदी का उद्गम जो है कि आपका कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है। ठीक है, ये गलत है। बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से है और राप्ती नदी का उद्गम जो है कि नेपाल के रुकमकोट स्थान से है। गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ये बी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थारू जनजाति में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज लठभरवा भोज कहलाता है। इसका मुख्य पर्व जीवित पुत्रिका मतलब कि जीवतिया है। देखिए, थारू जनजाति में विधवा विवाह में दिए जाने वाला जो भोज होता है वो लठभरवा भोज कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें थारू जनजाति की, ठीक है, तो थारू जनजाति जो है ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। अगर भारत में हम देखें तो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के चंपारण जिला में पाई जाती है, उत्तराखंड के जो नैनीताल जिला है और उधम सिंह नगर है, यहाँ पे ये थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसका मुख्य पर्व जीवित पुत्रिका मतलब कि जीवतिया है। देखिए, इसका मुख्य पर्व ये नहीं है, ये जीवित पुत्रिका और जीवतिया जो है ये आपका किसका है? तो ये खरवार जनजाति का है जो कि सोनभद्र जिला में निवास करती है, उसका ये मुख्य पर्व है। तो ये गलत हो जाएगा और पहला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें होगा आपका केवल 1। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कि जनवरी 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बनारस अखबार के संपादक मुंशी सदा सुखलाल थे। बात की जा रही है बनारस अखबार के बारे में। देखिए, जो बनारस अखबार था ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र था और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1845 में हुआ था। देखिए, बनारस अखबार के जो संपादक थे
बनारस अखबार के जो संपादक थे वो कौन थे? तो गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। और इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था, न कि मुंशी सदा सुखलाल थे इसके संपादक। तो बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। गलत युग्म पहचानिए। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू, मंजिल हसरत मोहानी, सदरुल अखबार प्रोफेसर स्टीफेंस, तौहीद रफीक अहमद किदवई। देखिए इसमें कुछ अखबार के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था ये, ठीक है, या फिर लेखक किस, ये कौन है? कौमी आवाज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। मंजिल के हसरत मोहानी हैं, सदरुल अखबार के प्रोफेसर स्टीफेंस हैं, तौहीद, देखिए तौहीद नामक ये उर्दू पत्रिका था, इसके लेखक जो है कि खालिक हसन निजामी थे, न कि रफीक अहमद किदवई थे। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका प्रकाशन मेरठ से होता था। प्रमुख पुरस्कार एवं उनके क्षेत्र का सही युग्म बताइए। संगीत रत्न पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, बालकृष्ण भट्ट पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, और उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। देखिए जो पुरस्कार है और क्षेत्र, इसमें सही युग्म बताना है। जो संगीत रत्न पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बालकृष्ण भट्ट पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये भी दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनसे संबंधित कला का गलत युग्म बताइए। निसार अली खां ध्रुपद गायक, सादिक अली खां ख्याल गायक, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका, कृष्णा देवी ठप्पा गायिका। देखिए निसार अली खां ये ध्रुपद गायक है, ठीक है। सादिक अली खां ये ख्याल गायक हैं, सिद्धेश्वरी देवी ये ठुमरी गायिका हैं, और कृष्णा देवी ये जो है कि ठप्पा गायिका नहीं है, ये भी जो है कि ठुमरी गायिका हैं और ये बनारस घराने से संबंधित है। निम्न में से किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था? गुदई महाराज, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिरजू महाराज, कालिका प्रसाद। किसका मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था? किसका मूल नाम था? तो ये था आपका गुदई महाराज का मूल नाम समता प्रसाद मिश्र था। गुदई महाराज, इनका संबंध बनारस घराने से है और ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। इस काल का मानव केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल में मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करता था, और यहाँ पे लिया गया है कि केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। देखिए जो ताम्रपाषाण काल था इसमें मानव जो है कि पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी प्रयोग करता था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा गया है। इस काल को लैकोलिथ युग भी कहा जाता है। देखिए जो ताम्रपाषाण काल है इसको लैकोलिथ युग नहीं कहा जाता है, इसको जो है कि कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। तो ये हो जाएगा न तो एक न ही दो। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। इसमें से कोई नहीं। सूचना का जो अधिकार है 2005 का जो अधिनियम है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो है कि किस वाद से संबंधित है? ये आपका नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। देखिए अगर हम सूचना का अधिकार के बारे में बात करें तो इसका तात्पर्य जो है कि सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र होता है वो अपने नागरिकों को ये प्रदान करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि नागरिक आरटीआई अप्लाई करके किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जिसमें मान लीजिए कोई अगर नेशन को थ्रेट पहुंच रहा है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। नेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई मांगेगा तो वो सब सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग होता था अमीर वर्ग के निवास के लिए,
बारूद संग्रह करने के लिए, यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए, राजसी यात्रा का साजो सामान रखने के लिए। मुगल काल में सराय भवनों का उपयोग किस लिए होता था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।